तो ये एक ब्रीफ था किसके बारे में, गदर पार्टी के बारे में थे ना, वो थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, तारकनाथ दास और भी अदर। तो एग्ज़ाम में अगर केवल लाला हरदयाल और उसके अलावा और अलग अलग देता है कोई। हेलो एवरीवन, तो अब शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बाद जो अगला मेजर इवेंट था ना, वो था वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इनके बीच में 5 साल का डिफरेंस। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था और 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ था। अब जो है सो ये वर्ल्ड वार के रिस्पॉन्स में कुछ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे, वो ब्रिटिश के बहुत अगेंस्ट में आ गए और कुछ उनके सपोर्ट में आ गए। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर वर्ल्ड वार जब 1 शुरू हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी। अभी हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, डेट को कनेक्ट करते हुए, ताकि एक के बाद जो इवेंट हुआ था उससे आपका एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट आपको समझ में आ जाए। तो 1909 के बाद हमारा ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1880 से लेकर 1914 तक हमारे इंडिया में कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुए थे और उनमें से कौन कौन से इवेंट फेमस थे। जैसे बहुत सारे हमने देखा था, अनुशीलन समिति हो गया, प्रफुल्ल चाकी ने मर्डर किया, एक किलिंग किया था, मदन लाल ढींगरा ने किलिंग किया था, चापेकर ब्रदर्स ने किया था, और भी कई इवेंट हमने देखा था। तो अभी हम देखेंगे कुछ उससे और जुड़ी चीज़ें जो अब्रोड में हुई थी, विदेश में हुई थी। तो देखिए, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ और ये पता चला इंडियंस को कि अंग्रेज़ जो हैं वो इंडिया के बिहाफ पे वो भी मतलब इंडियंस को भी इंडल्ज करेंगे वार में, तो उसमें कुछ दल सपोर्ट में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। तो वो हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स, इन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया कि ठीक है, इंडिया को इन्होंने वार में इंडल्ज किया अंग्रेज़ों ने, तो मॉडरेट जो है ना उनको सपोर्ट किया। ये पूछता है कि जब ब्रिटिश जो है ना वो वर्ल्ड वार 1 में जब जाने लगे और इंडियंस को भी घसीट लिए वार में, तो मॉडरेट्स क्या उनको सपोर्ट किया या अगेंस्ट में थे। तो मॉडरेट्स क्या किया, मॉडरेट ने सपोर्ट किया। रीज़न क्या था कि मॉडरेट्स को लगता था कि ये उनका एक मैटर ऑफ ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते थे। अब इसके कारण, कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ के कारण उनको लगा कि चूँकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं और जो अभी तो ब्रिटिश जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न कर रहा है इंडिया को, तो चलो ये हमारा मैटर ऑफ ड्यूटी है। तो मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों का। फिर बात आता है कि एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना वो उन्होंने भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? वो सपोर्ट इसलिए किया कि उन्हें लगा कि अंग्रेज़ जो है ना जब वर्ल्ड वार 1 के बाद उनको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड ही क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ब्रिटिश वर्ल्ड वार 1 में गए तो एक्सट्रीमिस्ट ने सपोर्ट किया या अगेंस्ट में थे, तो एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गया। तीसरा, जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना, जो कुछ और ही एक कदम आगे थे एक्सट्रीमिस्ट के, एग्रेसिव ने, जो सिर्फ वार में या किलिंग्स में, असैसिनेशंस में बिलीव करते थे, उन्होंने अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया कि इस इवेंट को, वर्ल्ड वार 1 के इवेंट को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया कि ये सही वक्त है अंग्रेज़ों पे वार करने का। क्योंकि अंग्रेज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वार में कुपाई होंगे, तो उनके पास रिसोर्सेज कम होंगे, उनके पास ट्रुप्स कम होंगे। तो यही एक मौका है जब उनको हम बहुत ही गहरा घात दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इनका रिस्पॉन्स क्या था, मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट का, रिवॉल्यूशनरीज़ का। अब चूँकि ये रिवॉल्यूशनरीज़ थे ना, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ओकेजन माना अंग्रेज़ों पे अटैक करने का। इसीलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज़ ने कुछ एक्टिविटी किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक प्रोपेगेंडा करके जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने किया। तो वो क्या कहते हैं, तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन्होंने कुछ इंडिया में किया और कुछ इंडिया के बाहर किया, ठीक है ना। इंडिया के अंदर मेनली पंजाब और बंगाल में था, मेनली पंजाब एंड बंगाल में हुआ था, और मेजरली जो थे ना वो अब्रोड में कर रहे थे। तो अभी हम देखते हैं कि अब्रोड में कौन कौन से ऐसे पार्टी थे जो बहुत फेमस हैं और जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में एक बहुत ही आर्म्ड रिवेलियन की तरह काम किया, ठीक है ना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। वो 2 थे, देखिए, एक तो है गदर पार्टी और एक हमारा बर्लिन कमेटी, जिसके बारे में पढ़ना है।
तो अभी हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो है ना वर्ल्ड वार के समय अब्रोड में कौन कौन से हुआ था इंडियन नेशनल के द्वारा। तो नॉर्थ अमेरिका में था गदर पार्टी और यूरोप में था आपको बर्लिन कमेटी। फिर सिंगापुर में हुआ था सिंगापुर म्यूटिनी और इंडिया में तो पंजाब और बंगाल हमने देखा ही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गदर पार्टी के बारे में और बर्लिन पार्टी के और सिंगापुर म्यूटिनी के बारे में डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। देखिए सबसे पहले गदर पार्टी। तो गदर पार्टी देखिए आपको मैं बता तो ये भी सकता हूँ कि इसमें गदर पार्टी का फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया, कारण क्या था, बस काम खत्म। लेकिन ऐसे ना भूल जाओगे, कम से कम 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, कितनों को आप याद करोगे। अगर स्टोरी के रूप में कनेक्टिविटी नहीं बनेगा भूल जाओगे, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो गदर पार्टी को पढ़ने से पहले इसको हम स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए गदर पार्टी जो है ना, इसका कंपोजिशन देखते हैं पहले। जो भी एक्स सोल्जर्स या पीजेंट्स थे ना, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसे हम कहते हैं गदर पार्टी। अब ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। क्लियर है। तो देखिए मेनली गदर पार्टी कंपोजिशन क्या था, एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स। अब ये ओरिजिनली पंजाब के थे, अब पंजाब से उन्होंने माइग्रेट किया यूएसए एंड कनाडा में। अब यूएसए और कनाडा में जाके वहाँ पे एक अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम कहते हैं गदर पार्टी। मतलब इसका मेन पर्पस क्या था, आर्म्ड रिवेलियन, इंडिया में कैसे हम आर्म्ड रिवेलियन करवाएं, ठीक है ना। लेकिन ये जो गदर पार्टी है ना, ये बनने के पहले भी वहाँ कुछ पार्टी चल रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन था इंडियंस के द्वारा। लेकिन उनके एक्टिविटी जब डिक्लाइन हो गई ना, उतना वो पावरफुल नहीं रहे ना, उसके बाद ही ये गदर पार्टी बना है। तो अभी हम देखते हैं कि गदर पार्टी बनने के पहले कौन कौन से विदेश में यानी कि यूएसए में पार्टी थे। तो एक था हमारा स्वदेश सेवक होम, ठीक है ना, एक जो था वैनकूवर कनाडा में, और एक था हमारा यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल यूएसए में, ठीक है ना। इसे फॉर्म किया था जीडी कुमार ने, गुरनदीप कुमार ने, और यूनाइटेड इंडिया हाउस जो किया था तारक नाथ दास ने, ठीक है। इन दोनों की एक्टिविटी जब डिक्लाइन होने लगी ना, उसके बाद ही जाके ये गदर पार्टी बनाया गया ताकि कुछ उस मूवमेंट को और फर्दर आगे बढ़ाया कैरी ऑन किया जाए। तो गदर पार्टी का कंपोजिशन हमने देख लिया, ओरिजिन हमने देख लिया कि मेनली पंजाब के थे एक्स सोल्जर्स और पीजेंट्स जो कि माइग्रेट किए यूएसए और कनाडा में, और वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। अब ये फॉर्म कब हुआ था, ये 1913 में हुआ था। 1913 में गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ठीक है। इसके बाद है कि इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे। तो इसके मेन लीडर थे ना, वो थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, तारक नाथ दास और भी अदर। तो एग्ज़ाम में अगर केवल लाला हरदयाल और उसके अलावा और अलग अलग देता है कोई जो इनमें से नहीं मेंशन है, तो सिर्फ आप लाला हरदयाल को मारोगे, टिक मारोगे। लेकिन अगर लाला हरदयाल और उसमें सोहन सिंह भाखड़ा और कुछ और अगर देता है मल्टीपल चॉइस में, तो आप ऑल ऑफ दीज मारोगे, ठीक है। मेन लीडर हमने देख लिया। अब इस गदर पार्टी का मेन एम क्या था, तो इसका मेन एम था असैसिनेशन करना। किसका, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है ना। विदेशों में फंड जमा करके उस फंड को ट्रांसफ़र करना इंडिया में आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिश रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर, जिस तरीके से एक लिटरेचर जो पब्लिश करते थे ना रिवॉल्यूशनरी, अपने प्रोपेगेंडा, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, वो करना, और यूथ को मोटिवेट करना आर्म्स के लिए। तो इनका एक फेमस लिटरेचर था गदर, याद रखिएगा। गदर पार्टी का फेमस लिटरेचर क्या था, गदर, उनका मेन जनरल था। और गदर का मतलब होता क्या है, रिवोल्ट। सनी देओल के मूवी था ना गदर, उसका मतलब क्या होता है, रिवोल्ट। उसके बाद इनका मेन एम था ब्रिंग रिवोल्ट इन इंडिया, इंडिया में कैसे रिवोल्ट लाया जाए। तो देखिएगा इंडिया में लाने के लिए 2 इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनको इग्नाइट करता है, जो वो फॉरेन की यानी कि विदेशी धरती से इंडिया में कैसे करना है वो आगे करते हैं। 2 इंसिडेंट देखिए, ये था ना इनका चौथा एम कि ब्रिंग रिवोल्ट इन इंडिया, ये 2 इंसिडेंट था। एक तो था कोमागाता मारो इंसिडेंट, और एक तो वर्ल्ड वार तो था ही, जो अंग्रेज़ बिना इंडियन से पूछे वो इंडिया को भी वर्ल्ड वार में इंडल्ज कर लिए। तो हम देखते हैं पहला कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था। देखिए कोमागाता मारू है ना, एक शिप का नाम था। उस शिप में सिंगापुर से वैनकूवर यानी कि कनाडा में कुछ लोग जा रहे थे। उसमें क्या थे, मेनली सिख मुस्लिम्स थे, ठीक है ना, सिख एंड पंजाबी मुस्लिम्स थे। अब ये जब कनाडा गए ना, तो कनाडा जाने के बाद वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने उनको लैंड ही नहीं करने दिया। वहाँ पे उनको क्या बोला कि आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं कनाडा भी ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस था। जैसे वर्ल्ड वार 1 हो रहा है तो उसमें था ना कि अलाइज थे, 2 पार्टी थे, तो ब्रिटिश के साथ यूएसए थे, जापान थे, और आपको ये भी कनाडा भी इनडायरेक्टली साथ में था। तो कनाडा जो है वो उधरने नहीं दिया उन लोगों को। तो वो शिप जो है वैनकूवर से फिर जाता है कलकत्ता, और कलकत्ता में लैंड करता है। तो वहाँ लैंड करते वक्त ना अंग्रेजी जो पुलिस थी और हमारे जो ये शिप में लोग थे उनके बीच में क्लैश हुआ, और पुलिस फायरिंग में 22 लोग मारे गए। सितंबर 1914 में फायरिंग हैपेंड एंड 22 डाइड, 22 लोग मारे गए। जब 22 लोग मारे गए ना, तो यही इंसिडेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इग्नाइट किया गदराइट्स को, यानी कि गदर मूवमेंट में या गदर पार्टी में जो लीडर्स थे उनको हम बोलते थे गदराइट्स। तो इन गदराइट्स को बहुत ज़्यादा इग्नाइट किया, और फिर इन्होंने प्लान किया कि हम फरवरी 21, 1915 में आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे 3 जगहों पर। वो कौन कौन था? फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आर्म, मतलब इनसे इतना ज़्यादा अंग्रेज परेशान हो गए थे ना, इतना ज़्यादा कि मत पूछे। इनको किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे अंग्रेज। तो इसीलिए जब ये इंसिडेंट फरवरी 21, 1915 में हुआ ना, तो 1 महीने के अंदर इमरजेंसी बेसिस पे इन्होंने क्या लाया था? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915, जिसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और ये काफ़ी इमरजेंसी में लाया गया एक कानून था जो कि क्रिमिनल लॉ था। देखिए, लॉ 2 तरह का होता है, एक सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ में इसमें क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होता है, लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में आपको ये कंपनसेशन या मॉनिटरी जो भी सज़ा होता है वो होता है। जैसे लैंड से जुड़ा मुद्दा है, ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है, वो सिविल लॉ हो गया। लेकिन कहीं अगर किलिंग हो गया या फिजिकल टॉर्चर्स हो गया, या फिर और भी जो सरकार ने मेंशन किया है कॉग्निजेंट, नॉन कॉग्निजेंट, उसे हम कहते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी के लिए बता रहा हूँ, सिंपल याद रखिएगा, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल लॉ ही लाया गया था। ठीक है, तो ये आपका होगी जो कि मार्च 1915 में लाया गया था। तो ये एक ब्रीफ था किसके बारे में? गदर पार्टी के बारे में। अब इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। ये गदर पार्टी कब आया था, किसने फाउंड किया था, और इसका मेन एम क्या था? कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो गदराइट्स को इग्नाइट कर दिया कि इंडिया में भी आर्म्ड रिवॉल्यूशन वो जल्दी से करें? ठीक है, ये हुआ बात हमारा नॉर्थ अमेरिका में जो था गदर पार्टी। अब बात करते हैं हमारा बर्लिन कमेटी का। बर्लिन कमेटी क्या था? देखिए, यूरोप में यानी जर्मनी में बर्लिन कमेटी एक बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? वो था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल। लेकिन मेन कौन थे? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका मेन एम क्या था? मेन एम था इसका कि सेंड वॉलंटियर्स एंड आर्म्स टू इंडिया। याद रखिएगा, ये इनका मेन एम था। ठीक है, अब देखिए जर्मनी में ही क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे जर्मनी, और जर्मनी का अलाई कौन कौन थे? टर्की था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है ना, तो जर्मनी बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिटिश का दुश्मन था। तो फिर ये फेवरेबल धरती हो गया हमारे इंडियंस के लिए वहाँ कमेटी खोलने के लिए। तो ये बर्लिन कमेटी वहाँ स्टैब्लिश हुआ, और ये हुआ कब था? 1915 में। ठीक है, 1915 में हो गया। अब इसका मेन एम क्या था? वॉलंटियर्स को सेंड करना इंडिया में। और इंडियन रिवेलियन थे ना, इनसाइट रिवेलियन अमंग द इंडियन ट्रूप्स इन इंडिया। जो इंडिया में जो ट्रूप्स है ना, जो अंग्रेज के लिए काम कर रहे हैं, उनमें फूट पैदा करना, राष्ट्रभक्ति की भावना को पैदा करना, और उनको अपने साथ लेना, ताकि वो ही रिवोल्ट कर दे इंडियन टेरिटरी में अंग्रेज के खिलाफ। तो याद रखिएगा ये 2 चीज़ें। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बर्लिन कमेटी को जिमरमैन प्लान के तहत बनाया गया था। अब ये जिमरमैन प्लान क्या है? तो जर्मनी ने उस समय, जर्मनी का जो फॉरेन ऑफिस था ना, जर्मन फॉरेन ऑफिस, ये एक सेक्रेटली कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश किया था अपने अलाइज के साथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जो भी ब्रिटिश के अलाइज थे वर्ल्ड वार 1 में। तो इसी के तहत जर्मन फॉरेन ऑफिस ने सपोर्ट किया था बर्लिन कमेटी के फॉर्मेशन में। ठीक है, ए सीक्रेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम जर्मन फॉरेन ऑफिस, ये था आपका जिमरमैन प्लान। तो याद रखिएगा जिमरमैन प्लान किससे जुड़ा हुआ है? बर्लिन कमेटी से। ठीक है, ये दोनों होने के बाद सिंगापुर में भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट हुए थे जो कि हिस्ट्री बुक में कहीं कहीं मेंशन है, ये पूछ लेते हैं। ये इसमें क्या था कि 1915 में सिर्फ पंजाबी और सिख मुस्लिम में से उसमें 5th एंड 36 बटालियन थे ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। ये छोटे मोटे इवेंट है जिसको वहीं पे क्रश कर दिया गया था। तो अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि सिंगापुर म्यूटनी कब हुआ था? 1915 में हुआ था, और इसमें 5th लाइट इन्फेंट्री एंड 36 सिख बटालियन ने रिवोल्ट किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये पूरा हमारा हो गया
वर्ल्ड वार 1 जब चल रहा था उसके पहले और जस्ट बाद क्या क्या इवेंट हुए थे इंडिया में और अब्रोड में क्या क्या हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशंस इंडियंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला, गदर पार्टी फॉर्म्ड एट विच प्लेस। गदर पार्टी किस प्लेस में फॉर्म हुआ था? तो वो हुआ था यूएसए में, उसका हेडक्वार्टर क्या था? सैन फ्रांसिस्को। क्लियर है। फिर है कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा एंड अदर्स फाउंडेड विच पार्टी। किस पार्टी का फॉर्मेशन किया इन्होंने? तो वो था गदर पार्टी 1913 में। फिर है विच इंसिडेंट इग्नाइटेड गदराइट्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि गदराइट्स को इंडिया में रिवेलियन करने के लिए बहुत जल्दी इग्नाइट कर दिया? वो था कोमागाता मारू इंसिडेंट। कब हुआ था वो? सितंबर 1914 में, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था असैसिनेशन। देखिए यहाँ पे है ना, असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फिर है बर्लिन कमिटी वॉज फॉर्म्ड एट विच प्लेस। बर्लिन कमिटी किस प्लेस में फॉर्म हुआ था? तो वो हुआ था यूरोप में, जर्मनी में। फिर है कि मेन एम ऑफ बर्लिन कमेटी। बर्लिन कमेटी का मेन एम क्या था? तो सेंड करना आर्म्स एंड रिवेलियन, आर्म्स एंड वॉलंटियर्स एंड आर्म्स टू इंडिया, ये इनका मेन था। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडियन ट्रूप्स को इग्नाइट करना इंडिया में। फिर है विच कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद जिमरमैन प्लान। कौन सी कमेटी जिमरमैन प्लान के तहत अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, उसका नाम आता है, वो है बर्लिन कमेटी। ठीक है, तो ये हमारा 1909 से लेके 1914-15 तक इवेंट थे जो अब्रोड में इंडियंस के द्वारा हुए हैं। तो याद रखिएगा गदर पार्टी के बारे में अच्छे से और बर्लिन कमेटी के बारे में अच्छे से। और ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था? ठीक है, ये यूपीएससी में ही पूछा हुआ है कि ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। केवल 2-3 पॉइंट बताने से आप भूल जाओगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कितना याद करोगे, लेकिन स्टोरी के रूप में अगर आप जान गए तो ये चीज़ें काफ़ी दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो मैं बताऊंगा उसमें या रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे बात। ठीक है, इस कम्युनिटी को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, और तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।